कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन लगा करके कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इंडियन इकोनॉमी का सीरीज ले रहा हूँ, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो आज का टॉपिक है वह पर कैपिटा इनकम है, यानी प्रति व्यक्ति आय है। तो आइए हम लोग पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। तो पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। आप लोग पॉपुलेशन से परिचित होंगे, यानी जनसंख्या से परिचित होंगे, और नेशनल इनकम पिछले कक्षा में पढ़ा दिया गया है। जो लोग वीडियो नहीं देखे वो जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिए। ठीक, नेशनल इनकम को हम पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ अमाउंट मिलेगा। मान लीजिए अमाउंट x है। इस अमाउंट का हम खर्च अपने आर्थिक कल्याण पे करेंगे तो हमारे जीवन में आर्थिक समृद्धि आएगी। ठीक, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि आर्थिक कल्याण को प्रदर्शित करने का यह सूचक है। लेकिन इसी के बाद एक लाइन लिखी गई है कि यह विषमताओं को ढक देती है। इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो विषमता, यानी ये विषमताओं को कैसे ढक देती है यह समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसको समझने के लिए हम लोगों को एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस फॉर्मूला के अनुसार मुकेश अंबानी के पास भी एक्स अमाउंट है और हमारे पास भी एक्स अमाउंट है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? यह फार्मूला बस इतना दर्शाता है कि देश में जितना आय आ रहा है, देश का जो पूरा इनकम है, उस पूरा इनकम को बराबर रूपों में सभी लोगों के पास बांट दिया जाता है, जिससे आर्थिक कल्याण होता है, जबकि ऐसा वास्तव में है नहीं। तो यह जो है वास्तविकता को छुपा लेती है। ठीक, और औसत रूप से ये गणना करती है। तो विषमता कैसे है ये समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम। तो मान लीजिए कि ये कंट्री मान लीजिए कि इंडिया ही है। ठीक, इसमें 5 लोग रहते हैं मात्र। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, सपोज दैट, और इसकी जो नेशनल इनकम है 100 रुपीज़ है। इस फॉर्मूला फिट कीजिए तो पीसीआई इज इक्वल टू एन आई कितना है मेरा 100 डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन कितना लिए हम 5, काटेंगे तो 20 आएगा। ठीक, 5 लोगों का नाम मान लीजिए कि हम रख दिए ए बी सी डी, एक ई ले लीजिए। सबके पास 20 रुपये आ रहे हैं। ठीक, अब इसी में से कोई मुकेश अंबानी होगा। मान लीजिए कि ये मुकेश अंबानी है, ये गौतम अडानी है, ये मान लीजिए कि हम लोग हैं, ये मान लीजिए बहुत गरीब आदमी है, ये सामान्य पीपल्स है। क्या सभी लोगों के पास 20-20 रुपये जाता है क्या वास्तव में? तो आप लोग कहिएगा कि नहीं। तो इसलिए यह फॉर्मूला बस औसत को दर्शाता है कि हाँ, जितना कमाई हुआ इंडिया का, उसको उससे प्राप्त आय को हम जनसंख्या से डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ अमाउंट मिलेगा। वही अमाउंट सभी किसी के पास जा रहा है, बस ये औसत को दर्शाता है, जबकि वास्तविकता को छिपा लेता है। अगर इस फॉर्मूला के अनुरूप अगर सबके पास 20-20 रुपये जाएगा तो सब किसी का कल्याण का स्तर एक होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। मुकेश अंबानी के पास कितना बड़ा गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, जैसे हम लोगों के पास वैसा नहीं है। यानी हम लोगों के पास पैसे कम पहुंच रहे हैं, जबकि इस फॉर्मूला के अनुसार आर्थिक कल्याण समान रूप से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसीलिए यह फॉर्मूला विषमताओं को ढक देती है। यही इसमें समझना था, तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको समझते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है। तो इसका एक फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। कुछ देखिए 100 को टाल दीजिए। एक मिनट, हम लोग को जीडीपी डिफ्लेटर समझने से पहले नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी समझना होगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है। यहीं पे ले लेते हैं हम लोग। जो रियल जीडीपी होता है, रियल जीडीपी, देखिए हम रियल जीडीपी निकालना सिखाएंगे आप लोगों को। आप खुद ब खुद रियल एनएनपी, रियल जीएनपी निकालना सीख जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पहले से फॉर्मूला पता है। देखिए रियल जीडीपी में क्या होता है। रियल जीडीपी मतलब वास्तविक उत्पादन को दर्शाता है। अगर उत्पादन में परिवर्तन होगा तभी जीडीपी में परिवर्तन होगा। मान लीजिए कोई यहाँ पे फॉर्म है तो उत्पादन कर रहा है ए वस्तु का, बी वस्तु का, सी वस्तु का। इसकी कीमत 10 रुपये है, क्वांटिटी 1 है। इसका कीमत 20 रुपये है, क्वांटिटी 1 है। इसका कीमत 30 रुपये है, क्वांटिटी 1 है। यानी 10 = 20 = 30 = कितना हुआ 3 × 5 = 60 रुपये। ये 60 रुपये है। इस 60 रुपये में परिवर्तन करने के लिए हम उत्पादन में परिवर्तन करना पड़ेगा। उत्पादन में परिवर्तन होगा तभी 60 रुपये में ये परिवर्तन होगा। अगर मान लीजिए कि यही फर्म बाद में उत्पादन करती है ए वस्तु का, जिसका एक क्वांटिटी बढ़ा करके 2 क्वांटिटी होता है,
बी वस्तु का उत्पादन करता है, इसका भी क्वांटिटी बढ़ा करके 2 हो जाता है। सी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, इसका भी क्वांटिटी बढ़ा करके 2 हो जाता है, और कीमत उतना ही है 10, 20, 30। ठीक, तो ये कितना हुआ भाई? ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, यानी 120 रुपये हुए। देखिए यहाँ से यहाँ आने में +60 हो रहा है। इस +60, यह +60 इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ है। तो जब उत्पादन में बढ़ोतरी होगा तभी जा करके हमारा यहाँ कीमत यानी जीडीपी बढ़ रहा है। ठीक, यहाँ पे चालू कीमत में बढ़ोतरी से जीडीपी को संदर्भित नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक हम लोग बेस ईयर निर्धारित करते हैं, ताकि उस बेस ईयर में जो कीमत होगा उसी कीमत स्तर को ध्यान में रख करके हम लोग जीडीपी निकालने का प्रयास करते हैं। तो अभी का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। इसका निर्धारण 2015 में हुआ था राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा, और कहा गया था कि 5 वर्ष में ये बेस ईयर को हमेशा चेंज किया जाएगा, लेकिन अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो रियल जीडीपी कहने का मतलब ये है कि अगर उत्पादन में परिवर्तन होगा तभी जीडीपी में परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये नहीं कि हाँ उत्पादन कांस्टेंट है और कीमत स्तर में बढ़ोतरी हो रहा है तो हमारा जीडीपी बढ़ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नॉमिनल जीडीपी में होता है। तो आइए हम लोग नॉमिनल जीडीपी को समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है, आइए नॉमिनल जीडीपी देखिए। नॉमिनल जीडीपी में अगर उत्पादन में वृद्धि होगा तब भी हमारा जीडीपी बढ़ेगा। अगर कीमत में बढ़ोतरी होगी, प्राइस में अगर बढ़ोतरी होगी तभी हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा। जबकि रियल जीडीपी में सिर्फ उत्पादन में बढ़ोतरी होगा तभी हमारा जीडीपी बढ़ेगा। अब एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है, ये एक्स, वाई और जेड वस्तु का उत्पादन कर रही है। इसकी क्वांटिटी 1 है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, और इसका 10 रुपये है, इसका भी 10 रुपये वैल्यू है, इसका भी 10 रुपये हुआ है, यहाँ पे 30 रुपये हुआ है। ठीक, अब चलिए यही कंपनी वही उत्पादन कर रही है एक्स, वाई और जेड का। ठीक, और क्वांटिटी बढ़ जा रही है, इसका 2 क्वांटिटी, इसका 2 क्वांटिटी, इसका 2 क्वांटिटी। ठीक, और कीमत यहाँ पे हम 10-10 ले लेते हैं। तो क्या होगा, 20, 20 40 और 20 60 रुपये। देखिए यहाँ पे +30 का इजाफा हुआ, तो ये उत्पादन में बढ़ोतरी से +30 का इजाफा हो रहा है, यानी ये रियल जीडीपी है। देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर मान लिया कि इस कंडीशन को हम लोग लेते हैं, यहाँ एक्स वस्तु का उत्पादन हो रहा था, क्वांटिटी 1 था, यहाँ वाई क्वांटिटी 1, जेड क्वांटिटी 1, यहाँ कीमत 10 था, जबकि मान लिया कीमत बढ़ गया है। मान लिया इसका भी 20 हो गया, इसका भी 20 हो गया, इसका भी 20 हो गया, तो कितना होगा भाई, 20, 20 40 और 20 60। अब इससे और इससे तुलना कीजिए, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 60 हो रहा है, यानी +30 का इजाफा हो रहा है यहाँ पे। तो जीडीपी हमारा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि वास्तव में उत्पादन हुआ ही नहीं है, केवल कीमत स्तर में बढ़ोतरी होने से हमारा जीडीपी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये है नॉमिनल जीडीपी। यानी नॉमिनल जीडीपी में होता क्या है कि उत्पादन में बढ़ोतरी हो तो या प्राइस में बढ़ोतरी हो तो हमारा जीडीपी बढ़ते हुए दिखाई देगा, भले उत्पादन हुआ हो या ना हुआ हो, केवल कीमत में बढ़ोतरी हो गई हो। जबकि रियल जीडीपी में क्या था, केवल उत्पादन में बढ़ोतरी होगा तभी हमारा जीडीपी बढ़ेगा। देखिए अब हम नॉमिनल और रियल जीडीपी समझ लिए तो हमको जीडीपी डिफ्लेटर समझने में आसानी होगी। देखिए अब जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। कुछ देर के लिए 100 को आप लोग भूल जाइए। देखिए नॉमिनल जीडीपी और डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी से हमको क्या फायदा होगा, इस फॉर्मूला का यूज करके हमको मिलेगा क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए इस फॉर्मूला के आधार पर हम इन्फ्लेशन की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं, और ये इन्फ्लेशन की स्थिति का पता लगाने के लिए बेहतर फॉर्मूला है। अब कैसे है देखिए, अब मान लीजिए कि नॉमिनल जीडीपी यानी प्राइस बढ़ा है, हमारा रियल जीडीपी मान लीजिए 100 था, ये 2011-12 में। ठीक, और आज के संदर्भ में हमारा नॉमिनल जीडीपी 105 हो गया है। ये क्या है 2023 में। यहाँ कितना बढ़ोतरी हुआ भाई, +5 का बढ़ोतरी हो रहा है, यानी 5 रुपये ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया है। ठीक, यानी मुद्रास्फीति 5 रुपये बढ़ गई है। 2011-12 की तुलना में 2023 में 5 रुपये मुद्रास्फीति बढ़ गया है। तो इस फॉर्मूला से हमको ये पता चल रहा है कि
कि इन्फ्लेशन की स्थिति के बारे में जानकारी मिल रहा है इस फॉर्मूला से कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा कितना घटा, इन्फ्लेशन कांस्टेंट तो नहीं है, यानी इन्फ्लेशन के फ्लक्चुएशन को ये फॉर्मूला दर्शा रहा है। ठीक, तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, और ये इन्फ्लेशन की स्थिति के बारे में हमको जानकारी देता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। आगे का जो हमारा सेशन होगा, नेक्स्ट टॉपिक अब क्या होगा मैं डिसाइड करूँगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।